हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर लिक्विडेटर अकाउंट चल रहा है, आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। तो देखो उसकी मीनिंग समझे, देखो क्या हमला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। देखो क्या बता रहा है, आशा लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। आशा लिमिटेड एक कंपनी है, वो बंद हो रही है। ठीक है, लिक्विडेशन हो रहा है उसका। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो बैलेंस शीट है ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को नीचे मिली हुई है, तो आप उसमें देख सकते हो क्या क्या मिला हुआ है। हमें इक्विटी शेयर है 3,06,000, 10 रुपीज़ वाला एक है, 7.50 पेड अप है। दूसरा 2,04,000 है, 5 रुपीज़ पेड अप है, 10 रुपीज़ वाला। ठीक है, अभी देखो दो टाइप के इक्विटी शेयर हैं, एक 3,06,000 है, दूसरा 2,04,000 है, और 10 वाला 7.5 रुपया पेडअप है, 7.50, और दूसरा 10 रुपीज़ वाला 5 रुपीज़ पेडअप है। दो इक्विटी शेयर है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा चेंज होगा। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20,400 और 100 वाला एक है। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहे हैं, नॉन करंट लिएबिलिटी दी हुई है, उसमें आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, 7% डिवेंचर, मॉर्गेज लोन है। अभी मॉर्गेज लोन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के, ठीक है, लोन लिया गया है। ठीक है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट उनके पास पड़ी है गिरवी। तो कितने का लोन लिया आपने? 6,12,000। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद अदर करंट लिएबिलिटी, अदर करंट लिएबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट स्टॉक। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट स्टॉक मतलब ये भी सिक्योर्ड, कहने का मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर हुए, स्टॉक गिरवी रख के बैंक ओडी लिया गया है। ठीक है, अगेंस्ट स्टॉक बोल रहा है क्लियरली, तो ये भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए अगेंस्ट स्टॉक। ध्यान रखना कितना है, 6,32,400 ये है। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये दिया हुआ है। इसके बाद अदर लिएबिलिटी दी हुई है 79,050, ये दिए गए हैं हमें। ओके, फिर आगे देखते हैं, ये हमारी लिएबिलिटी हो गई। अभी एसेट, एसेट देखें, एसेट में क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट, उसमें दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 8,16,000 की है, और इन्वेस्टमेंट हमने गिरवी रखी है, गिरवी रख के मॉर्गेज लोन दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट है, P&L अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है, डेप्टर्स है, एंड कैश बैलेंस, ये सब हमें दिए हुए हैं, ये पूरी बैलेंस शीट है। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, एडजस्टमेंट आ गए। ये एसेट्स रियलाइज, भाई नेचुरली ये फर्म बंद हो रही है, सॉरी कंपनी बंद हो रही है, तो जो भी एसेट्स होंगे वो बेच देंगे और लिएबिलिटी पे करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी एसेट है, एसेट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, भाई इतने में बेच दिया। ठीक है, मशीनरी जो है इतने में सेल हो गई, स्टॉक इतने में सेल हुआ। पर स्टॉक जो है आप देखो, स्टॉक के सामने बैंक ओडी लिया गया है। आप देखो स्टॉक रियलाइज कितना हो रहा है, 6,01,800, ध्यान रखना। ठीक है, और ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा ये दिया हुआ है 6,32,400। देखो 6,32,400 है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये सिक्योर क्रेडिटर्स में जाएंगे, क्योंकि गिरवी रखा गया, आप ऐसे बोल सकते हो। स्टॉक के सामने बैंक ओडी मिला है, तो ये आपका सिक्योर्ड है। पर स्टॉक सेल कितने में हुआ, 6,01,800 में। तो कहने का मतलब ये जो बैंक ओडी है ना, जितने में स्टॉक सेल हुआ, हमारा जो स्टॉक सेल हुआ 6,01,800 में, तो ये जो अमाउंट है ना, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगी। और बाकी जो बच गई, बाकी ये जो 6,32,400 है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगी, जो भी अमाउंट आएगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। ध्यान रखना। देखो कभी भी किसी के सामने कोई भी स्टॉक हो या इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी, उसके सामने अगर जो लोन लिया गया है या बैंक ओडी लिया गया है, तो जो भी एसेट आपने गिरवी रखी थी या उसके सामने आपने जो भी लिया था, जितने में सेल हो रहा है ना, सेल हो रहा है मतलब वो आपको सिक्योर्ड में लेके जाना है। पर अगर जो जो रह गया, आप देखो
ओडी ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, 6,32,400 है और स्टॉक 6,01,000 सिर्फ रियलाइज हुआ है। तो कहने का मतलब आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो और जो एसेट आपने एसेट रख के उसके सामने अपनी लायबिलिटी ली है, तो एसेट अगर जो कम रियलाइज हो तो ये ध्यान रखना जितना रियलाइज हो रहा है वो सिक्योर क्रेडिटर में लेना है और जो बैलेंस बचेगा वो अनसिक्योर्ड में लेके जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये रूल है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद डेप्टर्स में से इतने पैसे आ रहे हैं हमें 6,34,440। इसके बाद अभी देखो क्या बता रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ लोन हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 7,65,000। अभी देखो इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी, ये क्रेडिटर्स बेच रहे हैं, ध्यान रखना। क्रेडिटर्स जो हमने मॉर्गेज लोन दिया था इन्वेस्टमेंट के सामने, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने में बेची, 7,65,000 में। फिर आगे क्या होता है, एंड दी एडिशनल अमाउंट, पैसे बच रहे हैं, एडिशनल अमाउंट वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर, वो वकील को, लिक्विडेटर को पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो आप देखो रियलाइज हुआ है 7,65,000 और लोन था कितना, आप वो देखो हमारा मॉर्गेज लोन था ऊपर, ये रहा मॉर्गेज लोन, ठीक है। ये मॉर्गेज लोन और हमने इन्वेस्टमेंट के सामने लिया था, कितना है, 6,12,000 और एसेट इन्वेस्टमेंट कितने में बेची, 7,65,000 में। आपने इन्वेस्टमेंट बेची 7,65,000 में, ठीक है, और आपका लोन है 6,12,000, मतलब देखो लोन कम है और एसेट्स में से ज़्यादा पैसे आए, ठीक है। तो ये जो है बाकी जो भी बैलेंस बचा, आई थिंक 1,53,000 हुआ, 1,53,000 ये लिक्विडेटर को रिटर्न दे देंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखो हमारी लायबिलिटी कम है और एसेट्स ज़्यादा वैल्यू पे सेल हुई है, तो आपको जो भी पैसे बचेंगे वो लिक्विडेटर को। पर इसमें आप देखो जैसे स्टॉक था, यहाँ पे स्टॉक भी तो सिक्योर्ड में ही है ना। अभी देखो कितने का है, 6,32,400 है और हमारा सेल हुआ था 6,01,000 में, तो कम हुआ था। तो कम हुआ तो ध्यान रखना जो बैलेंस बच जाता है ना वो अनसिक्योर्ड में लेके जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे मॉर्गेज लोन का जो हुआ, जो बैलेंस बचा 1,53,000 वो सरप्लस हुआ, वो मतलब मॉर्गेज लोन यहीं पे क्लियर होगा, मतलब क्रेडिटर्स ने ही वो इन्वेस्टमेंट बेची है 7,65,000 में और अपने जो 6,12,000 है वो माइनस करके रिमेनिंग जो पैसे बच रहे हैं वो लिक्विडेटर को दे देते हैं। तो ये सिक्योर क्रेडिटर में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पैसे काट के दे दिए, ठीक है। तो ये सरप्लस हुआ 1,53,000, ये ध्यान रखना, मतलब ये वहीं पे क्लियर हो गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच के क्लियर कर दिया। और स्टॉक जो है, स्टॉक कोई क्रेडिटर नहीं सेल कर रहा है, लिक्विडेटर सेल कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो हम जो स्टॉक के सामने बैंक ओडी लिया गया वो सिक्योर्ड में लेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मीनिंग समझना। अभी इसके बाद अदर लायबिलिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अदर लायबिलिटी हमें ऊपर दी हुई है, आप देखो अदर लायबिलिटी में बता रहा है ये इंक्लूड है, ये रहा अदर लायबिलिटी हमारी। आप देखो अदर लायबिलिटी कितनी है, 79,050 है, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड बता रहा है, ठीक है, अदर लायबिलिटीज इंक्लूड बोल रहा है। तो उसमें क्या क्या है, फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 21,250, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है वो पे करना बाकी है। इसके बाद अनपेड सैलरी ऑफ 4 क्लर्क फॉर लास्ट 4 मंथ एंड 2040 पर मंथ। मीन्स क्या हुआ, ये 4 क्लर्क मतलब एम्प्लॉय, ये प्रोफेशनल में जाएगा, ठीक है, पर मंथ है, तो आप क्या होगा, एक मंथ का है 2040, तो 4 मंथ का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 4 क्लर्क की बाकी है, देखो 4 क्लर्क भी बोल रहा है, तो 4 से फिर से इंटू करूँगा, ये 2040 है, पर मंथ है, इसको 4 मंथ से, क्योंकि 4 मंथ की बाकी है और हम 4 मंथ तक ले सकते हैं, 4 मंथ या उससे ज़्यादा, 4 मंथ या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, हम सीख के आए हैं। तो 4 मंथ तक हम ले सकते हैं, तो 2040 पर मंथ का, 4 मंथ का 4 से इंटू किया और 4 से इंटू दूसरा करूँगा, क्यों, क्योंकि 4 क्लर्क की बाकी है, ये ध्यान रखना। तो जो भी अमाउंट आएगी वो प्रोफेशनल में जाएगा, ओके। इसके बाद 8160 टू क्लर्क फॉर इज एक्रूड लीव, तो ये भी लीव पे गया था, ये भी प्रोफेशनल में जाता है, मैंने बताया था हॉलीडे, एक्रूड हॉलीडे लीव जो होता है, मतलब क्लियर ही बता रहा है, लीव पे गया था, और एक्रूड है मतलब मिलना बाकी है, पे करना बाकी है, कहने का मतलब कंपनी को, ठीक है। तो 8160
तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और भी हैं, इसके अंदर ही इंक्लूड है, इसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स इंक्लूड है। म्यूनसिपल टैक्स वो भी क्या बता रहा है, टू बी पेड 18, 19 एंड 19, 20। अभी देखो आप फॉर्म लिक्विडेशन कब हो रहा है, फॉर्म कंपनी जो है बंद कब हो रही है, देखो आप डेट देख लो पहले, विथ इन 12 मंथ चाहिए, देखो 2020 31 मार्च 2020, ओके। तो विथ इन 12 मंथ कौन सा होगा, 1920 का। आप देख सकते हो म्यूनसिपल टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करनी है, तो गवर्नमेंट को जो पे करनी है, गवर्नमेंट को जो हमें पे करनी है, ये 2018-19 की और 19-20 की। मैंने आपको बताया था विथ इन 12 मंथ जो होता है, मतलब ये 10,200 ये प्रेफरेंशियल में जाएगा। इसमें से हमें प्रेफरेंशियल सोचना है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल में 3 अदर लायबिलिटी में इंक्लूड है ना, तो एक तो ये अनपेड सैलरी या क्लर्क की, दूसरा लीव सैलरी या क्लर्क की है 8160, और दूसरा ये म्यूनसिपल टैक्स उसमें इंक्लूड है। ये 3 चीज़ें अदर लायबिलिटी में इंक्लूड है। तो इसमें से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग करेंगे, किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद क्या बता रहा है, द डिवेंचर होल्डर्स वर पेड, डिवेंचर होल्डर को पे किया जा रहा है कब, 31 जुलाई को। अभी कंपनी डिसॉल्व कब हो रही है, 31 मार्च को, मार्च के बाद 31 जुलाई तक कितने मंथ हुए, 4 मंथ हुए, बराबर ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कंप्लीट हो रहा है, तो 4 मंथ का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस तरह, मैंने आपको बताया डिवेंचर्स को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो ये 4 मंथ के बाद आप उनको पे कर रहे हो, तो 4 मंथ का एडिशनल इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 7% डिवेंचर है, कितने हैं, 7,65,000। तो किस तरह निकालोगे आप एडिशनल इंटरेस्ट, इस तरह निकाला जाएगा 7,65,000, ओके। और उसका 7% निकालेंगे, क्योंकि 7% वाले हैं, आप देख सकते हो 7% है। और कितने मंथ हुए, 4 मंथ, मतलब इंटू 4/12। तो इस तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। ये ध्यान रखना कितना आएगा, हम कैलसी पे करेंगे, सिर्फ बाकी इतनी इस तरह कैलकुलेशन निकालनी है, ये ध्यान रखना, ओके। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, द लिक्विडेटर इज एंटाइल्ड टू अ रेम्युनेशन एट 1% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट्स बाय हिम। भाई बोल रहा है लिक्विडेटर को कमीशन मिल रही है, रेम्युनेशन मिल रही है, 1% बता रहा है, और वो भी किस पे, जो एसेट्स वो बेच रहा है, एसेट्स रियलाइज बाय हिम, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ही इज आल्सो टू बी पेड 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स इंक्लूसिव प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पेड। देखो क्या होता है, 2% हमें रेम्युनेशन निकालना है किस पे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूसिव, मतलब उसमें इंक्लूड करना है कौन सा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कहने का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दोनों को मिला के जो भी अमाउंट हो उस पर 2%, इस तरह दोनों पे देना है, अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल पे 2%। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस बता रहा है कितना है, अमाउंट है 253,326, ये दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, हमेशा यही बनाते, मैंने आपको बताया। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 चीज़ें अलग करो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये तीनों अलग करो, उसके बाद स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, देखो ये हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो स्टॉक के सामने लिया था, और स्टॉक जितने में सेल किया 6,01,800, मैंने जो आपको बताया, जितने में स्टॉक सेल हुआ उतना सिक्योर्ड क्रेडिटर, और रिमेनिंग जो बच गया वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। आप देख सकते हो ये अनसिक्योर्ड में बैंक ओवरड्राफ्ट और अगेंस्ट स्टॉक, भाई टोटल हमारा बैंक ओडी इतना है 6,32,400, और उसमें से स्टॉक इतने में सेल हुआ है 6,01,800, ये माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग बचे 30,600। ये 30,600 जो है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स में जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। इस तरह करते हैं, तो ये हुआ सिक्योर। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आप देख सकते हो 4 चीज़ें हैं, हम ऊपर पढ़ के आए। एक तो बैलेंस शीट में थी, आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट हम देखें। एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में थी, हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड था, प्रोविडेंट फंड ये रहा, देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ये है 89,760, एक ये प्रेफरेंशियल में जाएगा। और दूसरा अदर लायबिलिटी में 3 चीज़ें इंक्लूड थी, एडजस्टमेंट था हमारा, अदर लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड था। एक ये अनपेड सैलरी जो मैंने आपको बताया, 2040 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 मंथ में, और उसके बाद 4 क्लर्क की, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ जाएगी क्लर्क की सैलरी। और दूसरा ये 8160 ये भी क्लर्क की लीव सैलरी है, ठीक है ना, ये भी आएगा प्रेफरेंशियल में। और म्यूनसिपल टैक्स ये 10,200। तो ये चार चीज़ें, क्योंकि विथ इन म्यूनसिपल टैक्स मतलब गवर्नमेंट को पे करना है, विथ इन 12 मंथ देखते हैं। तो ये चार चीज़ें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाएंगी, आप देख सकते हो। प्रोविडेंट फंड जो हमें बैलेंस शीट में दिया गया, और ये 4 क्लर्क की 4 मंथ की सैलरी, देखो 2040 पर मंथ, और 4 मंथ से मल्टीप्लाई करूँगा और इंटू 4 क्लर्क, तो हमारा आया 32,640। और इसके बाद एक्रूड लीव वो दिया ही हुआ है 8160। और दूसरा म्यूनसिपल टैक्स ये भी दी हुई है 10,200। इन सब का प्लस करूँगा तो 1,40,760। ये हमारे हो गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक तो ये बैंक ओडी आया जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें बैलेंस शीट में दिए गए हैं, आप देख सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में देख रहे हैं हम, वो अनसिक्योर्ड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो वो अनसिक्योर्ड में जाता है। आप देखो, ये देखो बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 3,71,790। दूसरा अदर लायबिलिटी में ये ध्यान रखना, ये अदर लायबिलिटी हमारी कितनी है 79,050। उसमें से जो इंक्लूड था ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो निकाल देंगे। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो हमारा बैंक ओडी जैसे मैंने बताया आपको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, 3 चीज़ें हमें अलग करनी पड़ेगी। सबसे पहले बैंक ओडी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वही। अभी देखो अदर लायबिलिटी बैलेंस शीट में टोटल कितनी है 79,050। उसमें से ये चीज़ें माइनस करो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है, हम ऊपर पढ़ के आए, ये 3 चीज़ें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अदर लायबिलिटी में इंक्लूड है। ये 3 चीज़ें अदर लायबिलिटी में इंक्लूड है, ठीक है ना। अदर लायबिलिटी में इंक्लूड है तो वो माइनस कर देना है, बस तीनों चीज़ें 32,640, 8160 एंड 10,200, ये तीनों निकाल दो। रिमेनिंग ये जो बचे 28,050, ये जो हुआ वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हुआ, वो अदर लायबिलिटी के अंदर ये इंक्लूड है तो वो निकाल दो, ठीक है। तो हमारी जो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुए वो कितने हुए 4,30,440 इस तरह। तो सबसे पहले आप इन तीनों को अलग करना है, सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड, ठीक है। ये 3 आपको पहले फाइंड करना है, उसके बाद ही स्टेटमेंट बनानी है, ये ध्यान रखना, ओके। तो देखो अभी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं इस तरह, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो किस तरह होगा, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, इस तरह, ठीक है। अभी जो भी पैसे आ रहे हैं सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। आप देख सकते हो बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है कैश हमारे पास है, ये रहे, देखो ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा 1,22,400। सबसे पहले वो लिखा जाएगा ऊपर तो कैश एंड बैंक अकाउंट वो हमारे पास पड़ा है, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो। ये टू कैश एंड बैंक अकाउंट 1,22,500। इसके बाद टू एसेट्स रियलाइज, एसेट्स जो भी बेची आपने, ठीक है, वो भी हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, आप देख सकते हो। ये एसेट्स आपने बेची है, लैंड एंड बिल्डिंग इतने में है, मशीनरी इतने में है, स्टॉक इतने में है, और डेप्टर्स में से 6,34,440 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें लिखेंगे, आप देख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने सेल की, मशीनरी सेल की, स्टॉक सेल किया, डेप्टर सेल की, इन चारों का प्लस करके आउटर में 39,29,040 रुपीज़, ठीक है ये। और दूसरा इन क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, आप देखो क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, आप देखो हमने किया था ऊपर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो हमने किया था, ये रहा, हमने ये पढ़ा था क्रेडिटर्स ऑफ लोन, जो नहीं मॉर्गेज लोन था इन्वेस्टमेंट के सामने, कितने में सेल किया था हमने, इन्वेस्टमेंट के सामने हमने, जस्ट अ मिनट सॉरी, इन्वेस्टमेंट के सामने हमारा लोन दिया हुआ, कितने में सेल किया 7,65,000। और लोन कितना था हमारा, लोन था आई थिंक 6,15,000 समथिंग ऐसा था, जस्ट अ मिनट, देखो ये रहा 6,12,000 है मॉर्गेज लोन हमारा, ठीक है, मॉर्गेज लोन। तो उसमें मैंने बताया आपने ये बेचा और 6,12,000 आपका लोन है, तो ये 1,53,000 जो है ये हमारा सरप्लस हुआ, वो क्रेडिटर्स लिक्विडेटर को दे देता है इस तरह, ठीक है। तो आगे देखें, देखो तो इस तरह आप देख सकते हो ये हमारा सरप्लस आया, ठीक है। तो सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो इतने में इन्वेस्टमेंट बेची और लोन हमारा इतना था, तो माइनस करके ये जो आया अमाउंट 1,53,000 ये क्रेडिटर्स लिक्विडेटर को दे देंगे अमाउंट, ठीक है, अपने पैसे मतलब लोन क्लियर करके, लोन क्लियर हो गया।
ठीक है, इस तरह। अभी पेमेंट करें। सबसे पहले पेमेंट मैंने बताया आपको, स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को देने हैं, और सिक्योर क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, 6,01,800 थे। ये रहा हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है, 6,01,800। तो सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को दे दो, और उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये स्टेप वाइज जाना है। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऊपर थे, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में 53,326। ओके, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस हम दे देंगे 53,326। इसके बाद लिक्विडेशन रेम्यूनेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनेशन, ठीक है, मतलब जो लॉयर है उसको रेम्यूनेशन, मेहनताणु, कमीशन, जो भी बोल सकते हो। तो उसमें कैसा था, 1% ऑन एसेट्स रियलाइज, 1% जो भी एसेट्स कितनी सेल हुई है, ये 39,29,040 रुपीज़, उस पर आपको 1% निकालना है। तो ये कमीशन आई है। दूसरा 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स, पर इंक्लूसिव प्रेफरेंशियल बोल रहा था, मीन्स इन दोनों को मिला के ये हमारे प्रेफरेंशियल है टोटल 1,40,760 एंड अनसिक्योर्ड है हमारे 4,30,440। इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर क्रेडिटर दोनों का प्लस करो, फिर उस पर 2%, दोनों का प्लस करोगे 5,71,200 आएगा, उसका 2% निकालना है। तो ये आपकी कमीशन आई, मीन्स रेम्यूनेशन आया, ठीक है। तो फिर इन दोनों का प्लस करके आउटर में 39,290 एंड 11,424 आप प्लस करके आउटर में 50,714, ये रेम्यूनेशन दे देंगे हम। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 1,40,760। ओके, और इसके बाद डिबेंचर को, डिबेंचर को मैंने आपको बताया था, डिबेंचर में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करेंगे और एडिशनल इंटरेस्ट मैंने बताया था 4 मंथ का, देख सकते हो। स्टेप वाइज जाना है कंपलसरी, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम डिबेंचर देखें, देखो अभी हमारे जो डिबेंचर हैं, आप देखो ये हमारे डिबेंचर, ठीक है, कितने हैं, 7,65,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, ओके, और कितने हैं, 53,550। एक ये और एडिशनल इंटरेस्ट हमने ये बताया था मैंने आपको, 4 मंथ का निकलेगा 7,65,000, उसका 7% एन इंटू 4/12, इस तरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिबेंचर्स को 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग है, दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, दूसरा एडिशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमें पैसे देने हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे डिबेंचर, और उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और ये 4 मंथ का एडिशनल इंटरेस्ट प्लस करके आउटर में 8,36,400, ठीक है। और इसके बाद देने हैं अनसिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, 4,30,440। इसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर को, प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसे देने हैं। अभी प्रेफरेंशियल होल्डर को हम देखें, देखो जस्ट अ मिनट, प्रेफरेंशियल होल्डर हम देखें, देखो कितने हैं हमारे पास प्रेफरेंशियल होल्डर, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो जस्ट अ मिनट, देखो ये हमारे प्रेफरेंशियल होल्डर कितने हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल 20,400, 100 वाला एक है, टोटल अमाउंट कितनी है, 20,40,000, ठीक है। ये हमें प्रेफरेंशियल होल्डर को देने हैं, ओके। तो प्रेफरेंशियल होल्डर को हम देंगे, देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, देखो ये हमारा प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल होल्डर को कितने देंगे, 20,40,000 है। अभी किसको देने हैं, अभी हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं, अभी इक्विटी शेयर होल्डर 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक था 10 रुपीज़ वाला 7.50 पेड अप था, दूसरा 10 रुपीज़ वाला 5 रुपीज़ पेड अप था। तो एक को ए ले रहे हैं, एक को बी ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कभी भी आपके पास 2 इक्विटी शेयर हो, 3 इक्विटी, किसको दोगे आप, 2 टाइप के इक्विटी शेयर हैं, पहले पैसे कितने बचे हैं पहले वो देखें, उसके बाद किसको दोगे, ए को दोगे कि बी, 2 टाइप के इक्विटी शेयर है, एक को ए नाम दे रहे हैं, दूसरे को बी नाम दे रहे हैं। तो आप पैसे दोगे किसको, ए को दोगे कि बी को दोगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कभी भी 2 इक्विटी शेयर हो, 3 इक्विटी शेयर हो, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरह हो सकता है, देखो पार्टली पेड अप है, 10 रुपये वाला 7.50 पेड अप है, दूसरा 10 रुपये वाला 5 रुपीज़ पेड अप है, तो उनसे आप पैसे मंगा भी सकते हो, क्योंकि वो रियल ऑनर है इक्विटी शेयर होल्डर, अगर जो पैसे कटेंगे तो उनको देने पड़ेंगे, ठीक है, वो रियल ऑनर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या, पहले पैसे कितने बचे हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको,
उसके लिए आपको ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई, ये 1,22,400, 39,29,040 एंड 1,53,000, इन सब का प्लस करेंगे। इन सब का प्लस करोगे तो क्या आएगा, 42,04,440 ये आएगा। इसमें से ये सब माइनस करो, इसमें से ये सब माइनस करो। ये 6,01,800, 53,326, 50,714, 1,40,760 एंड 8,36,400, 4,30,440 एंड 20,40,000, ये सब माइनस करो। ये माइनस करने से आप देखोगे ना तो बैलेंस आपका ये आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, देखो ये बैलेंस आएगा 51,000। अभी आपके पास सभी मतलब जो भी एसेट थी बेच दी, जो भी लिएबिलिटी थी वो पे कर दी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी सबको दे दिया, तो 51,000 बचे हैं। अभी 51,000 बचे हैं तो वो किसको मिलेंगे, दो टाइप के इक्विटी शेयर हैं, ए और बी। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो उसमें देखो किस तरह करते हैं, उसमें आपको देखो 4 स्टेप हैं, वो 4 स्टेप को फॉलो करने हैं। पहला स्टेप हमारा जो बैलेंस जो बचा 51,000, वो उसमें से माइनस करेंगे, ध्यान रखना माइनस करेंगे। माइनस करना है इक्विटी शेयर कैपिटल। और कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल, जो क्वेश्चन में पेड अप दिया हुआ है। आप देखो क्वेश्चन में बताता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, जो पेड अप है ध्यान रखना, ठीक है, देखो दिखाता हूँ। जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल ये रही, देखो ये जो पेड अप है 22,95,000 एंड 10,20,000, इन दोनों का हम प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे। बैलेंस में से ये माइनस करना है, देखो जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये तो थोड़ा स्लो चल रहा है, जस्ट अ मिनट। देखो तो कैलकुलेशन करनी है। देखो ये जो है आपका बैलेंस बचा 51,000, उसमें से देखो ये मैंने बताया आपको 22,95,000 एंड 10,20,000, दोनों का प्लस करूँगा तो 33,15,000 आएगा। तो 51,000 में से मैं ये माइनस करूँगा तो नेचुरल ये माइनस में आएगा, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में मतलब ये माइनस है, हाँ ये ध्यान रखना, अकाउंट में इस तरह लिखा जाता है, ये माइनस शो कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं कैपिटल डिफिशिएंसी, मतलब कैपिटल की कमी, इतनी कमी है, इतनी डिफिशिएंसी है, ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा को रेशो निकालना है। देखो दूसरा स्टेप हमारा ए इक्विटी शेयर और बी इक्विटी शेयर। अभी देखो ए इक्विटी शेयर हैं कितने, 3,06,000 है और 10 रुपीज़ वाला एक है, ध्यान रखना 10 रुपीज़ वाला है, 7.50 पेड अप है, तो पेड अप नहीं देखना है, जितने वाला है उसकी फेस वैल्यू क्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3,06,000 इंटू 10, और बी इक्विटी शेयर जो है 2,04,000 है और वो भी 10 रुपीज़ वाला 5 रुपीज़ पेड अप है, पर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 30,60,000, ये 20,40,000। फिर क्या करो, ये 4 जीरो कट कर दो, ये 4 जीरो और 4 जीरो कट कर दो, तो क्या हो जाएगा 306 एंड 204। फिर 2 का डबल लगाओ, 2 का डबल लगाओगे तो 153, इसको 2 का डबल लगाओगे तो 102 आ जाएगा। फिर 3 का डबल लगाओ, 3 का भी डबल लग रहा है, इसको 153 को 3 का डबल लगाओगे तो 51 आएगा, और 102 को 3 का डबल लगाओगे तो 34 आएगा। तो ये रेशो मिल गया, इसके आगे टेबल नहीं लग रहा, तो ये आपका रेशो 51:34, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप कैपिटल डिफिशिएंसी जो आया आपका, कैपिटल डिफिशिएंसी ऊपर आया हमारा, ये 32,64,000, ये कैपिटल डिफिशिएंसी है, इसको इस रेशो में बांटना है, ठीक है, कैपिटल डिफिशिएंसी को इस रेशो में बांटना है। तो ये ए इक्विटी शेयर के लिए होगा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, ये बी इक्विटी शेयर के लिए होगा, ठीक है, ध्यान रखना 32,64,000, ये 51 है, 51 और अपॉन में टोटल 85, तो 51/85, तो ये आएगा। इसी तरह ही बी इक्विटी शेयर के लिए कैपिटल डिफिशिएंसी यही है, 32,64,000, उसका 34 है, 34 डिवाइडेड 85, तो ये आएगा 13,05,600। तो ये आई कैपिटल डिफिशिएंसी, दोनों की अलग की, ए की अलग की, बी की अलग की, इस तरह रेशो में अलग करना पड़ता है। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, अभी फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, पेड और कॉल। तो ए इक्विटी शेयर आपकी कैपिटल कितनी थी जो पेड अप थी बैलेंस शीट में, 22,95,000, ठीक है, ऊपर बैलेंस शीट में थी 22,95,000,
और कैपिटल डिफिशिएंसी ये है 19,58,400, वो हम माइनस करेंगे। तो इसका आंसर है ना प्लस में आया। अगर जो मैं 22,95,000 में से 19,58,400 माइनस करूँगा तो प्लस में आएगा। अभी इस प्लस में आया इसका मतलब है पेड, इसको पे करना है, मतलब ए इक्विटी शेयर को पैसे देने हैं इतने 3,36,600 इस तरह, ठीक है। प्लस में आया तो पेड। अभी देखो दूसरा बी इक्विटी शेयर की हमारी कैपिटल कितनी थी, पेड अप कैपिटल 10,20,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ था 10,20,000 और कैपिटल डिफिशिएंसी इसकी ये आई 13,05,600 ये। तो अभी 10,20,000 में से 13,05,600 माइनस करोगे तो ये माइनस में आंसर आएगा। इसको ब्रैकेट में लिखा है तभी मैंने माइनस में आया। इसका मतलब ये कॉल का मतलब ये पैसे मंगाए जाएंगे। बी इक्विटी शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो रियल ऑनर है। तो रियल ऑनर जो होते हैं किसी को मिलेंगे पैसे, किसी को देने पड़ेंगे। तो बी इक्विटी शेयर होल्डर से मंगाने पड़ेंगे और ए इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉल लिखा हुआ है ना, मंगाएंगे मतलब ये रिसिप्ट में आएगा और ये पेड मतलब ये पेमेंट में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट में मैंने लिखा नहीं है, नीचे अलग से बनाई है, दिखाता हूँ। तो क्योंकि क्या ये आपको समझाना था। देखो अभी ये हमने पूरी स्टेटमेंट बनाई, फिर यहाँ पे लिखना है बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ए इक्विटी शेयर होल्डर आप बोल सकते हो क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, और डेबिट में आएगा टू बी इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इस तरह आएगा। तो देखो स्टेटमेंट मैंने अलग से बना दी है। देखो क्योंकि ये देखो दूसरी स्टेटमेंट नहीं बनानी है, आपको उसी में ही लिखना है, पर क्या है समझाने के लिए मुझे अलग से दूसरी स्टेटमेंट भी बनानी पड़ी। तो आप देख सकते हो, देखो ये सब सेम है, इसको कुछ भी नहीं देखना है, ये पूरा सेम है जैसे समझाया मैंने, वो एक्सप्लेन किया वही है, खाली आपको ये देखना है बी इक्विटी शेयर होल्डर और ए इक्विटी शेयर होल्डर। ए इक्विटी शेयर होल्डर को ये पेड था तो इतने पैसे देने पड़ेंगे 3,36,600 और बी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मंगाने पड़ेंगे, कॉल था 2,85,600 इस तरह। तो ये ध्यान रखना जब पेड होता है तो पेमेंट में आएगा, कॉल आएगा जो माइनस में आंसर आया वो रिसिप्ट में आएगा, इस तरह ये ध्यान रखना है। और फिर अभी टोटल करोगे तो टोटल चेंज हो जाएगा क्योंकि देखो जब हमने ऊपर स्टेटमेंट थी बैलेंस निकाला था हमने कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए बैलेंस कितना है, तो हमने जब प्लस किया था तो बी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं था वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब हमने टोटल किया था, ये टोटल आपको समझाने के लिए था क्योंकि बैलेंस कितना है हमें देखना था, तो इन सब का प्लस करके मैंने ये सब माइनस किए, ठीक है ना। ये सब माइनस किए तो बैलेंस हमारे को 51,000 आया। तो अभी तो बी इक्विटी शेयर होल्डर से आप मंगा रहे हो, कॉल है यहाँ पे 2,85,000, ठीक है। तो टोटल भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। टोटल मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए था, रफली करना था वो टोटल, ठीक है। तो इसके बाद ये मतलब ये अमाउंट डेबिट में नहीं थी, अभी आई कैलकुलेशन करने के बाद, तो टोटल आपका ये हो गया 44,90,040, दोनों साइड सेम आ जाएगा। ये भी आप टोटल करोगे सेम आ जाएगा दोनों साइड। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, जब एक इक्विटी दो इक्विटी शेयर या दो से ज़्यादा इक्विटी शेयर हो तो और पैसे देने हो उनको, ए इक्विटी शेयर और बी इक्विटी शेयर को देने हो तो किसको देना चाहिए, ए को देना चाहिए, बी को देना चाहिए, उसके लिए ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 स्टेप जो मैंने समझा है, ठीक है। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।